बहुत स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश अर्चना की आरजू लेकर। मैं हूं आपके साथ शिवालिका। आज हम बात करेंगे अर्चना तिवारी मिसिंग मिस्ट्री पर, जो अब पूरी तरह से सुलझ चुकी है। दरअसल अर्चना तिवारी ने शादी से बचने के लिए ये पूरी साजिश रची है, पूरी प्लानिंग की, और एक प्लानिंग के तहत पढ़ाई पूरी करना चाहती थी और इसीलिए देश छोड़कर भागी। दोस्त सारांश जोगचंद्र ने अर्चना की मदद की, ड्राइवर तेजिंदर ने अर्चना की मदद की। ये दोनों वो चेहरे, ये दोनों वो किरदार जो इस पूरी मिसिंग मिस्ट्री में अहम किरदार के तौर पर सामने आए। तो टोल नाकों और सीसीटीवी से बचते हुए अर्चना ने इतनी फुल प्रूफ प्लानिंग की थी कि वो ट्रेन से बाहर भी निकली, लेकिन किसी सीसीटीवी कैमरे में कैद नहीं हुई। मेड़घाट में उसने अपना मोबाइल और अपनी वॉच छोड़ी ताकि वो खुद को मरा साबित कर सके। खुद को मरा साबित करने की तमाम कोशिशें अर्चना ने की। कोई आपराधिक मामला हालांकि अब तक नहीं बना है। इस तरह की फुल प्रूफ प्लानिंग अर्चना की ओर से की गई थी। 12 दिन बाद नेपाल बॉर्डर पर अर्चना पाई गई। तो आपको बता दें कि ये मामला जो लंबे समय से एक मिस्ट्री बना हुआ था, लगभग 12 से 13 दिन इस मिस्ट्री को सॉल्व होने में लगे। तो कई इलाकों की पुलिस, 13 दिन, अलग अलग पुलिस की टीमें, यहाँ तक कि सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने भी इस पूरे मामले में जांच के निर्देश दिए थे। तो 7 अगस्त से इस पूरी रहस्यमयी कहानी की शुरुआत होती है, जब लापता वकील अर्चना तिवारी को ढूंढने की शुरुआत होती है। उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई जाती है और आखिरकार 12 दिन बाद उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में आपको बता दें कि नेपाल बॉर्डर के पास उसे बरामद किया गया। तो ये पूरी कहानी रची अर्चना तिवारी ने अपने दोस्त सारांश से मिलकर, जिससे उसकी मुलाकात हुई जनवरी में ट्रेन के ही सफर के दौरान। दोनों के बीच बातें हुई और गहरी दोस्ती होने के चलते जब अर्चना ने अपनी समस्या सारांश को बताई तो सारांश और तेजिंदर ने मिलकर ये पूरी प्लानिंग रची। वाले बड़ा खुलासा सर, क्या ये पूरा मामला था सर, क्या कहेंगे? मामला जो है वो अर्चना तिवारी नामक लड़की जो है वो लगातार परिवार की तरफ से शादी का प्रेशर, शादी नहीं करना, सिविल जज की तैयारी करना है, और साथ साथ में जो है वो इतना प्रेशर आने के बाद में उसके द्वारा जो अपने आप को गुमशुदा करवा कर एक नई जिंदगी स्टार्ट करने का फैसला लिया गया, इसीलिए वो वहां से भाग गई। सारांश का एक अहम रोल रहा है इस पूरी कहानी में। बिल्कुल, सारांश जो है वो उसका अहम रोल रहा है। उसके द्वारा जो है वो उसको मदद की गई। नेपाल में जो है उसके करेक्शन थे, वहाँ पर उसको लेके जाया गया। पूरा वहाँ से जो प्लान एग्जीक्यूशन हुआ है उन लोगों का, इटारसी से लेके जाकर और पूरा एंड तक काठमांडू तक, उसमें सारांश जो है वो उसने उसकी पूरी मदद करी है। तेजिंदर से कैसे मुलाकात हुई थी अर्चना की? सारांश ने तेजिंदर से मिलाया था। सारांश और तेजिंदर जो है वो एक जगह पे रहते थे 2 साल से, एक दूसरे को जानते थे। इसको जहाँ पे भी आना जाना रहता था तो उसके लिए गाड़ी चाहिए होती थी। तेजिंदर जो है वो उसकी एक गाड़ी की कंपनी के अंदर काम करता था, गाड़ी चलाता था, तो इसने उसको इंट्रोड्यूस करवाया ताकि उसको जाने जाने में सहूलियत रहे। इस तरीके से उनकी जो है वो दोस्ती हो गई थी। बड़ी मशक्कत करना पड़ी इस खुलासे को। बिल्कुल, पिछले 13 दिन से हम लोग जो है वो लगातार उसको ढूंढ रहे हैं। हमारी 50 से 60 लोगों की टीम जो है वो उसके अंदर लगी हुई है। जंगल छाना है, हर एक चीज के ऊपर हम लोगों ने काम किया है। और जब हम लोग तेजिंदर के ऊपर जो है वो दूसरे तीसरे दिन ही पहुंच गए थे, उसके बाद क्योंकि उसको दूसरे मामले में पुलिस उड़ा के लेके गई तो वहां से भी हम लोग डाइवर्ट हुए। मगर अच्छी बात यह है कि हमारी पूरी टीम ने अच्छी मेहनत करी है और फाइनली 13 दिन में जो है हम लोग उसको ढूंढ गए। तिवारी को कब सौंपा जाएगा? अर्चना तिवारी को अभी जो है वो अगले 1-2 घंटे में पूरी बयान कंप्लीट कर उसके परिजनों को सौंपा जाएगा। कि आज शाम तक जो है अर्चना तिवारी को उसके परिवार को सौंपा जाएगा। इस मामले में जिस तरह से बात की जाए तो 3 किरदार जो है मास्टरमाइंड निकल के सामने है। अब जो है देख सकते हैं कि बड़ी कैमरामैन डिम्पल के साथ सनी मालविया, बंसल न्यूज भोपाल। तो देखिए, अर्चना की आरजू बस इतनी थी कि उसे अपनी पढ़ाई पूरी करनी है। सिविल जज की तैयारी वो कर रही थी और अपने करियर में वो कुछ अच्छा करना चाहती थी, कुछ बेहतर बनना चाहती थी। बस इतनी ही ख्वाहिश अर्चना की थी, लेकिन उस एक ख्वाहिश के लिए अर्चना को ये पूरा मेगा प्लान रचना पड़ा। लेकिन अर्चना ने ये साजिश रची कैसे, ये बड़ा सवाल आपके और हमारे सभी के मन में शुरुआत से था, जिसका आज खुलासा हुआ है। तो चलिए एक बार फिर से आपको बताते हैं कि अर्चना ने ये पूरी साजिश कैसे रची। तो सबसे पहले शादी से बचने के लिए अर्चना ने ये पूरी प्लानिंग की। पढ़ाई पूरी करना चाहती थी अर्चना तिवारी, जिसके चलते ये प्लान किया। दोस्त सारांश ने भी अर्चना तिवारी की पूरी मदद की। ड्राइवर तेजिंदर ने भी उसकी मदद की है। अर्चना और सारांश का ये दोस्त था, जानने वाला था। हरदा में दोनों ने भाग जाने का प्लान किया। इटारसी में अर्चना ट्रेन से उतर गई और आउटर में उतरी ताकि सीसीटीवी की कैद में न आए। पुलिस को गुमराह करने के लिए सीट पर बैग भी छोड़ दिया, निशानी छोड़ी। टोल नाकों और सीसीटीवी से दोनों ही बचते रहे। मेड़घाट में अपनी घड़ी और मोबाइल फिकवाने की कोशिश की। वहीं अर्चना तिवारी पूरे मामले की मास्टरमाइंड निकली और ये पूरी साजिश
बस इसलिए रची गई क्योंकि इस लड़की को अपने सपने पूरे करने थे, अपना अरमान पूरा करना था, शादी नहीं करनी थी। तो परिवार ने एक पटवारी से शादी तय करा दी थी और परिवार ने कह दिया था कि अब की बार अगर तुम आओगी तो तुम्हारी शादी होगी, अब की बार तुम शादी से मना नहीं कर सकती। और परिवार का इतना ज्यादा दबाव, इतना ज्यादा प्रेशर अर्चना पर था कि उसने इतना बड़ा प्लान रचा। इस पूरी खबर पर, इस पूरी मिस्ट्री पर बंसल न्यूज के भी कुछ सवाल हैं जो कानूनी और सामाजिक दृष्टिकोण से उठते हैं। अर्चना की कहानी पूरे समाज पर एक सवाल उठाती है। अर्चना की कहानी में आखिर परिवार कितना दोषी है, क्योंकि परिवार के प्रेशर के ही चलते अर्चना ने यह कदम उठाया। क्या अर्चना के पास कोई और रास्ता नहीं था? क्या इससे बेहतर कदम वो उठा नहीं सकती थी? पूरे मामले में अर्चना का क्या कोई दोष नहीं है? समझौता करना आजकल की लड़कियां क्या नहीं चाहती? एक सवाल इस जनरेशन पर, इस जनरेशन की लड़कियों पर भी उठता है। फिल्में देखकर क्या आज की युवा पीढ़ी दांवपेच सीख रही है? क्योंकि ये पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी कई तरह के ऐसे मामले सामने आ चुके हैं। हालांकि इस पूरे मामले में किसी भी तरह का अपराध दर्ज नहीं हुआ है। तो आपको बता दें कि सारांश पर कैसे शक हुआ, एक बार नजर उस पर भी डाल लीजिए। दरअसल फोन कॉल की डिटेल्स जब खंगाली गई तब ये सामने आया कि कुछ महीनों से सारांश नाम के एक लड़के से इसकी लगातार बातचीत हो रही थी जो शुजालपुर का रहने वाला था। तो सारांश के कॉन्टैक्ट्स नेपाल में भी थे, जिसके चलते नेपाल जाना अर्चना के लिए आसान रहा। पुलिस ने सारांश को ट्रैक किया, व्हाट्सएप चैट्स खंगाली गई, व्हाट्सएप कॉल्स खंगाली गए, जिसके बाद ये पता चला कि कुछ समय बाद अर्चना ने नॉर्मल फोन कॉल पर सारांश से बात करना बंद कर दिया था। व्हाट्सएप कॉल्स पर उनकी बातचीत होती थी ताकि कोई रिकॉर्ड उसका ना रहे। सारांश ने जब पूछताछ सारांश से की गई तो पूरा राज सारांश ने ही उगला है। और सारांश पर कैसे शक हुआ ये हमने आपको समझाया कि फोन कॉल की डिटेल्स खंगाली गई, फोन कॉल डिटेल्स से इस पूरे मामले का खुलासा हुआ। पुलिस ने सारांश को ट्रैक किया और सारांश ने ही पूछताछ में पूरा राज उगला। पुलिस के सामने ये पूरा कच्चा चिट्ठा खुला है। इस पूरी प्लानिंग का राज सारांश ने ही उगला था। तो अर्चना तिवारी मामले में कई बड़े खुलासे हुए। एसपी राहुल लोढ़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस पूरे मामले की जानकारी दी। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि 12 दिन की छानबीन के बाद जब अर्चना बरामद की गई, कोई भी आपराधिक मामला उस पर दर्ज नहीं होता, क्योंकि अर्चना बालिग है। अपनी मर्जी से वो वहां से भागी, अपनी मर्जी से उसने कदम उठाया, पूरे होशो-हवास में। ना उस पर किसी का दबाव था, ना उसने किसी के बहकावे में आकर ये कदम उठाया। पूरी प्लानिंग के तहत अर्चना ने ये कदम उठाया था, जिसके चलते उस पर कोई भी आपराधिक मामला दर्ज नहीं होता। और चलिए इस पूरी खबर पर, इस पूरी मिस्ट्री पर चर्चा करेंगे कानूनी पहलू से भी, साथ ही सामाजिक पहलू से भी। हमारे साथ मेहमान जुड़ रहे हैं। डीएल तिवारी, रिटायर्ड डीएसपी जबलपुर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तिवारी जी, आपका बहुत स्वागत है बंसल न्यूज पर। जिस तरह से अर्चना तिवारी के मामले में हमने लगातार शुरुआत से ही इस मिस्ट्री को दिखाया, तिवारी जी, एक बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या वकालत का सारा नॉलेज अर्चना ने इसमें लगाया है? क्योंकि एक वकील ही सोच सकता है इतने पहलुओं पर कि किस मामले में कैसी सजा होगी, किस मामले में क्या प्रावधान होते हैं, और जो जीआरपी है वो किस तरह से काम करती है, पुलिस किस तरह से काम करती है। जी देखिए, ऐसा है कि जो पुलिस का इसमें रोल है, चूँकि वो बालिग है, वो 18 साल से उम्र से ऊपर है, तो ऐसी स्थिति में वो स्वयं अपनी मर्जी से गई है, कोई उसको भगा नहीं ले गया है। ऐसी स्थिति में उसने सिर्फ ये साजिश इसलिए रची है कि वो शादी से बचना चाहती थी और अपने परिजनों के जो ऑफर थे शादी के, उससे वो दूर रहना चाहती थी। तिवारी जी, एक सवाल ये भी उठता है कि पुलिस को कितनी परेशानी का सामना करना पड़ा है, क्योंकि लगभग 12 से 13 दिन की पूछताछ चली, कहां कहां उसका पता लगाने की कोशिश पुलिस ने नहीं की। 50 से 60 लोगों की टीमों का इन्वॉल्वमेंट इसमें रहा है, और एक कहीं ना कहीं अर्चना परेशानी का सबब तो जरूर बनी है पुलिस के लिए। देखिए, सिर्फ परेशानी नहीं है, ये बेवकूफ़ी की भी हद है
कि कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति जो सिविल जज की तैयारी कर रहा हो, खुद वकील हो, कानून का ज्ञाता हो, और वो इस तरीके से सोच रखे कि पूरे सिस्टम को परेशान कर दिया जाए, कितने इम्पोर्टेंट केसेस जो है छोड़ के, और पुलिस ने इसमें इन्वेस्टिगेशन किया होगा। आप जो बता रहे हैं 50-60 टीमें काम कर रही हैं, तो आप देखिए कितना ज़्यादा स्टेट का नुकसान है, गवर्नमेंट का नुकसान है, और पूरी एजेंसी बाकी सब काम छोड़ के, पुलिस की एजेंसियां, चाहे वो CID हो, चाहे DSP हो, चाहे इंटेलिजेंस हो, चाहे क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट हो, वो सभी लोग इसमें जुड़े हैं। एक डिस्ट्रिक्ट के अलावा इंटरनेशनल डिस्ट्रिक्ट तक को इंटरनेशनल लेवल तक को इसमें नेपाल तक को इन्वॉल्व कर लिया। आप देखिए इसमें कितने लाखों करोड़ों रुपए का खर्चा हो गया होगा, फिर भी इस मामले में ऐसा लगता है कि वो शादी से सिर्फ बचने के लिए और इतनी उसने साजिश रची, ये बात गले से उतरने वाली नहीं है। जी, यानी निश्चित तौर पर कोई और भी इरादा हो सकता है, जिस तरह से आपने कहा। हमारे साथ तनुज दीक्षित जी भी जुड़ चुके हैं, अधिवक्ता है सुप्रीम कोर्ट से। आपका भी बहुत स्वागत है तनुज जी। बतौर अधिवक्ता आपने कई केसेस देखे होंगे, लेकिन इस केस से आप खास तौर पर जुड़े हैं क्योंकि वकील ही है अर्चना तिवारी, काफ़ी नॉलेज रखती हैं तमाम चीज़ों का। लेकिन कहाँ चूक हो गई? आखिर ऐसी साजिश रची कि कोई क्रिमिनल केस ही अर्चना पर नहीं बन रहा। देखिए, इसमें प्योरली रूप से सिर्फ गुमशुदगी का मामला था और कोई अन्य आरोप इसके अंदर नहीं है जी। और गुमशुदगी का जो मामला रजिस्टर्ड हुआ वो इंदौर से कटनी जाते वक्त जो एक मिसिंग हुई थी, 7 अगस्त का दिन था, और लगभग 12 दिनों के बाद अब जो है परिवार को इन्फॉर्म किया गया। देखिए, इसमें सबसे महत्वपूर्ण ये है कि खुद अर्चना ने शायद उनकी जो मम्मी है, उनकी माताजी हैं, उनको फोन कर करके जानकारी दी कि वो सुरक्षित है। तो निश्चित रूप से कोई तरीके का इसमें क्रिमिनल इस तरीके का इसलिए इसमें प्रकरण नहीं बनता है कि किसी के द्वारा अगवा नहीं है, कोई तरीके की इसमें इस तरीके की मिसिंग को लेकर के कोई चीज नहीं है। वो खुद की मर्जी से वो जो है अपने घर छोड़ करके भागी थी। जी। तनुज जी, क्या लीगली इससे बचने के लिए कोई रास्ता नहीं है? क्योंकि अक्सर हमने देखा है शादी का प्रेशर आजकल के युवाओं पर बनता है और वो शादी का प्रेशर झेल नहीं पाते, जिसके चलते कई तरह के कदम उठाते हैं। कोई आत्मघाती कदम भी एक युवक उठा सकती थी या युवती उठा सकती थी। अर्चना के केस में भी हम वही कह सकते हैं, लेकिन अर्चना के पास नॉलेज था। लेकिन क्या इस चीज़ को लीगली लड़ा नहीं जा सकता था? क्या उस पर कोई और रास्ता अर्चना के पास नहीं था? है और बालिग है, साथ साथ वो पुलिस की सहायता ले सकती थी, अपनी शिकायत दर्ज करा सकती थी, अपने परिवार के विरुद्ध भी वो शिकायत कर सकती थी कि जबरदस्ती उनका जो विवाह है वो कहीं तय किया जा रहा है। और इस तरह की अगर कहीं भी कोई चीज होती है तो कोई भी ये बात सिर्फ एक वकील तक सीमित नहीं है। समस्त बालिग लोग अगर किसी प्रेशर में है, फैमिली के प्रेशर में है, कोई रिश्तेदारों के प्रेशर में है और शादी का कोई जबरदस्ती दबाव बनाया जा रहा है, तो वे अपनी शिकायत बकायदा नजदीकी पुलिस थाने में कंप्लेंट कर सकते हैं, परिवार के विरुद्ध भी शिकायत रजिस्टर्ड करा सकते हैं। जी जी, हमारे साथ DL तिवारी जी भी जुड़े हुए हैं। तिवारी जी, अर्चना ने तमाम उन रास्तों का इस्तेमाल किया जहां ना टोल नाके थे, ना CCTV थे, तमाम जगहों से बचकर वो निकली है। इसे लेकर आपकी क्या राय? अक्सर जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग होते हैं वो ये कदम उठाते हैं, लेकिन अर्चना ने भी यही रास्ता अपनाया, ऐसे रास्ते चुने जहां किसी भी रिकॉर्ड में वो ना आ पाए। जी सर, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? तनुज जी, यही सवाल मैं आपसे भी करना चाहूंगी कि किसी आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति ये रास्ता अक्सर अपनाता है, लेकिन अर्चना ने भी यही रास्ता चुना। देखिए, जहां तक एक बात है, एक वकील होने के नाते समझदारी का परिचय देना चाहिए था और वकील होने के नाते निश्चित रूप से कानूनी सहायता ली जानी चाहिए थी, जो इस मामले में नहीं दिखाई देती है। और जो भी उनका निर्णय रहा वो पूर्ण रूप से कानून के साथ नहीं रहा। पुलिस काफी परेशान हुई, उनको ढूंढने के लिए काफी लगभग 2000 CCTV कैमरे खंगाले गए, 12 दिनों तक पुलिस ने मशम्मत करी और उसके बावजूद भी जो है एक प्लानिंग का अगर हम बात करें तो कुल मिलाकर के कानून की सहायता, लीगल
एड उनको फॉलो करना चाहिए था, पुलिस की सहायता उनको लेना चाहिए थी और निश्चित रूप से वो मिलती अगर वो सही समय पे इसका डिसीजन करती तो। जी। निश्चित निश्चित तौर पर इस पूरे मामले में सामाजिक तौर पर भी कई सारे सवाल उठते हैं कि क्या माता पिता के बीच में संवाद नहीं है, क्योंकि अक्सर लड़कियां बचती हैं इन मामलों में बोलने से, क्योंकि उनके माता पिता पर, उनके परिवार पर कोई आँच ना आए, उनकी इज्जत पर, इमेज पर कोई आँच ना आए। लेकिन एक सवाल ये भी बनता है कि क्या फिल्म और वेब सीरीज़ के ज़रिए भी लोगों को रास्ता मिल रहा है, क्योंकि वो एक वकील थी, पहले से ही उन्हें कानून की जानकारी थी, लेकिन फिल्में और वेब सीरीज़ भी एक बड़ा रोल प्ले करती है, क्योंकि आपने अपने करियर में भी कई तरह के केसेस देखे होंगे ऐसे। देखिए, निश्चित रूप से शिवालिका, हम आज जिस युग में जी रहे हैं वो इंटरनेट से बेहद प्रभावित है और इसमें फिल्मों का भी एक विशिष्ट योगदान है। लेकिन देखिए, फिल्में अच्छी बुरी सब तरीके की होती है, वो संदेश देने के लिए बनती है, वास्तविकता बताने के लिए भी बनती है। ऐसे में डिपेंड करता है कि आप किस चीज के अंदर से क्या लेना चाहते हैं। और अगर हम समझदारी से काम लें तो हर जगह पर ही हमें जैसी सोच रखेंगे वैसी चीजें दिखाई देगी। और शिवालिका इस मामले में एक महत्वपूर्ण चीज ये है कि कोई भी, देखिए, आज तक ऐसी कोई भी गुत्थियां नहीं होती है जो हमारी पुलिस सुलझा ना पाए। ये चीज समझदारी का परिचय नहीं हो सकती और आपको पता होना चाहिए कि आज के समय में हमारी पुलिस बहुत मजबूत है, हमारे कानून बहुत मजबूत है, सशक्त संसाधन है और अब कोई भी तरीके के आरोपों से आसानी से बचा और बख्शा नहीं जा सकता है। जी। निश्चित तौर पर डीएल तिवारी जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। तिवारी जी, आपने अपने करियर में कई सारे केसेस देखे होंगे। अभी जिस तरह से हम लोग तनुज जी से बात कर रहे थे, कानूनी पहलुओं पर भी हमने बात की, साथ ही एक बड़ा सवाल ये भी उठता है कि सीसीटीवी कैमरों से बचना, टोल नाकों से बचना एक बड़ी स्ट्रैटेजी इसमें लगती है। अक्सर आपराधिक प्रवृत्ति के जो लोग होते हैं वो ऐसा रास्ता अपनाते हैं, लेकिन कानून का जानकार होकर अर्चना ने इस तरह की पूरी प्लानिंग की। इसे लेकर आपका क्या कहना है? जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है तिवारी जी? ठीक है, उन तक हमारी आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है। तनुज जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। तनुज जी, आप एक अधिवक्ता हैं, कई सारे केसेस आपने इस मामले में देखे होंगे, लेकिन आपको क्या लगता है कि माता पिता के बीच संवाद की कहीं कमी आ रही है? क्योंकि आज भी परिवार का प्रेशर इतना बड़ा मुद्दा बन चुका है कि उसने दूसरा रास्ता नहीं अपनाया अर्चना ने, बल्कि 12 दिन की ये पूरी प्लानिंग रची, इधर से उधर अपनी लोकेशन चेंज करती रही, एक मेजर प्लान उसने तैयार किया। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लगता नहीं कि परिवार की तरफ से अगर कम्युनिकेशन बेहतर होता, अगर परिवार उसके सपनों को, अरमानों को कुछ बेहतर तरीके से समझता, तो ये कदम उठाने की नौबत ही नहीं आती। देखिए शिवालिका, मुझे लगता है कि काउंसलिंग की एक बेहद आवश्यकता होती है। परिवार के बीच में जो इमोशंस होते हैं उनकी स्थापित करने की बेहद आवश्यकता होती है। और जिस तरीके से हम देखते हैं कि समाज का एक वर्ग बहुत, अब उसमें शिक्षित वर्ग भी शामिल है, क्योंकि अब देखिए शिक्षा का स्तर आज के समय में निश्चित रूप से पहले के समय से बहुत बड़ा है। और अब हम कहेंगे एक समाज में शिक्षित वर्ग भी बहुत मजबूती से है। ऐसे में कहीं ना कहीं शिक्षित वर्ग को सामाजिक चीजों पर, खास करके पारिवारिक दृष्टि से अगर मजबूती लाने के लिए हम बात करें तो ऐसा होना चाहिए कि जितना उनका सामाजिक परिप्रेक्ष्य मजबूत हो, उतना ही मजबूत उनका पारिवारिक परिप्रेक्ष्य भी हो। क्योंकि समाज के अंदर जो वैल्यू है वो पारिवारिक और सामाजिक दोनों वैल्यू से ही इंसान की वैल्यू बनती है। निश्चित रूप से सभी चीजों का ध्यान रखने की बेहद आवश्यकता होती है। और हम अर्चना तिवारी के मामले में एक चीज जरूर, सॉरी, अर्चना के मामले में हम लोग एक चीज जरूर कहेंगे कि निश्चित रूप से जिस तरीके से भी प्लानिंग की है, जो भी करा, लेकिन एट द लास्ट उन्होंने खुद ने फोन करके अपनी जो मदर हैं उनको इन्फॉर्म किया। और ये चीज बिल्कुल समझ से परे है कि अगर इस तरह की कोई कॉन्स्पिरेसी थी, प्लानिंग थी, तो बीच में ही अचानक से इस तरह की प्लानिंग में क्यों चेंजेस किए गए, क्यों घर को इन्फॉर्म किया, क्या इसके पीछे रहस्य है? अभी बहुत सी चीजें इस पर पर्दा हटना बाकी है, बहुत सारी बातें हैं जो अभी भी जानना के लिए बाकी रहेंगी। जी, निश्चित तौर पर। तनुज जी, कितना प्रोफेशनल इम्पैक्ट आप अर्चना पर देखते हैं? क्योंकि एक सीनियर एडवोकेट आप हैं सुप्रीम कोर्ट में, और अर्चना के आगे आने वाले दिनों पर, क्योंकि सिविल जज की तैयारी वो कर रही थी, प्रोफेशनल और एजुकेशनल इम्पैक्ट कितना पड़ेगा अर्चना पर? मैं आपके क्वेश्चन को सुन नहीं पाया।
तनुज जी, मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि आप एक लंबा अनुभव रखते हैं, ऐसे में आप जानते होंगे कि एक वकील को अपनी इमेज बिल्डअप करने के लिए काफ़ी समय लगता है, उसके क्लाइंट्स का भरोसा जीतने के लिए। लेकिन इस पूरे कारनामे के बाद अर्चना के प्रोफेशनल करियर पर कितना असर पड़ता हुआ आप देखते हैं? देखिए, अभी उनका मुझे नहीं पता उनका प्रोफेशनल करियर कैसा है, क्योंकि वे सीजे की तैयारी, शायद जज की परीक्षाओं की जी। तैयारी कर रही हैं। और ऐसे में मुझे अभी पता नहीं वो प्रैक्टिस कर रही हैं, नहीं कर रही हैं, या उनका कैसा क्लाइंटेज है। तो देखिए, इस बारे में कहना बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि हम जहाँ तक देखते हैं ये सब चीज़ें डिपेंड करती है। और ये सारी चीज़ें मैटर इतना नहीं करती, क्योंकि आप अपने क्लाइंट के लिए कितना बेहतर तरीके से काम करते हैं, सबसे ज़्यादा वही इम्पोर्टेंट होता है। और साथ-साथ जब आप परीक्षा की तैयारियाँ कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि प्रैक्टिस में आप रेगुलरली फ़ोकस्ड होंगे, और ऐसे में मुझे नहीं लगता कुछ बहुत ज़्यादा प्रभाव इस चीज़ का पड़ने वाला है। जी, जी। शिवानी का। टीएल तिवारी जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। टीएल जी, क्या इस पूरे मामले को एक साजिश के तौर पर देखा जा सकता है? हालांकि अपराध तो कोई दर्ज नहीं हुआ है, लेकिन पुलिस के लिए परेशानी का सबब ज़रूर अर्चना बनी है। और इस तरह से पूरी प्लानिंग करना, सीसीटीवी कैमरों से बचना, टोल नाकों से बचना, कहीं ना कहीं क्या आपको लगता है कि किसी फिल्म या वेब सीरीज़ का असर भी आजकल लोगों की मानसिकता पर पड़ रहा है? जी, मेरा ऐसा ही सोचना है कि अभी तक जो इन्वेस्टिगेशन में पता चला है उसके हिसाब से तो कहीं कोई ऐसी साजिश का पता नहीं चला है जो किसी ऐसी अपराध की ओर इंगित कर रही हो। बट जिस तरीके से टोल नाकों पर सीट पर लेट जाना, अपनी आइडेंटिटी को छिपाना, जहाँ भी वो ट्रेन में भी थी तो लेटे रहना, या जो इटारसी स्टेशन पे थी वो आउटर पे उतर जाना, ये सब चीज़ें अपने आप को आइडेंटिटी छिपाने की और साजिश बताती हैं। और ये साजिश कोई साधारण साजिश नहीं है, ये कोई मजाक थोड़ी हो रहा है, ये तो सरकार के साथ ही मजाक हो रहा है कि एक लड़की जो है इस तरीके से पूरे पुलिस विभाग को परेशान करके रखती है, और उसके परिजन भी इसके साथ साथ परेशान हो रहे हैं, सिर्फ एक शादी से बचने के लिए हमको कि शादी संबंध से नहीं करना जिसके लिए उसके परिजन कराना चाहते हैं। जी। तो अगर परिजन शादी से बचना चाहते हैं तो सीसीटीवी से बचना, या टोल नाकी की सीसीटीवी से बचना, या ट्रेन की स्टेशन की सीसीटीवी से बचना, ये कोई इसका इंटेंशन ऐसा नहीं हो सकता। इसमें कहीं आगे जो भी इन्वेस्टिगेशन में पता चलेगा उसके हिसाब से आगे की कार्रवाई होगी कि आगे क्या कर सकते हैं, और लीगल इसमें ओपिनियन की आवश्यकता होगी। अभी तो कुछ दिख नहीं रहा है, पर इन्वेस्टिगेशन से आगे कुछ ज़रूर पता चलेगा। जो उसके संपर्क में थे, चाहे वो तेजेंद्र हों, चाहे दूसरे उनके साथी हों, और इनसे पता चलने वाला है कि कुछ ना कुछ तो होगा कि क्या उद्देश्य था उसका। निश्चित तौर पर, लेकिन फिलहाल जितनी भी बातें साफ हुई हैं उससे यही दर्शाता है कि आज भी समाज में एक बड़ी समस्या बनी हुई है। एक सबसे बड़ा सवाल इस पूरे मामले में यही है कि क्या सचमुच अर्चना पूरी तरह से दोषी है, या फिर समाज का भी उतना ही दोष है, उसके परिवार का भी उतना ही दोष है? क्योंकि अगर उसका परिवार उसके सपनों को, उसके अरमानों को समझता, एक बेहतर संवाद शायद माता पिता और बेटी के बीच में हुआ होता, तो इतना बड़ा कदम उठाने की जरूरत ना अर्चना को पड़ती, ना ही उसके परिवार को इतना दुख झेलना होता, ना ही पुलिस को इतनी परेशानी होती। और कई तरह के सवाल इस पूरे मामले में उठते हैं, चाहे वो सामाजिक दृष्टिकोण से कहें, कानूनी तौर पर, क्योंकि इतनी अच्छी प्लानिंग इसे कहेंगे, क्योंकि कानून की जानकार भी अर्चना थी। ऐसे में कहीं भी कोई चूक नहीं हुई, अपराध नहीं हुआ ताकि कोई भी मामला दर्ज हो पाए, और एक बेहतर फुल प्रूफ प्लानिंग के तहत ये किया गया। लेकिन इसके पीछे की वजह जो है वो सोचने को मजबूर कर देती है कि क्या आज भी लड़कियों पर शादी का प्रेशर इतना ज़्यादा है कि वो घर से भागना सही कदम समझती है, कि क्या इस पूरी समस्या का कोई बेहतर समाधान हो सकता था? खैर, ये सभी सवाल लगातार बने रहेंगे, क्योंकि ये पहला और आखिरी मामला है नहीं। इसके बाद भी हो सकता है कुछ इस तरह के मामले सामने आए। इससे पहले भी कई तरह के मामले सामने आ चुके हैं। बहरहाल, इस चर्चा में शामिल होने के लिए आप दोनों ही मेहमानों का बहुत शुक्रिया। तनुज जी, डीएल तिवारी जी, आप दोनों हमारे साथ जुड़े और चर्चा की। और इसी के साथ फिलहाल अर्चना की आरज़ू इस खास पेशकश में मुझे दीजिए इजाजत। खबरों के लिए आप देखते रहिए बंसल न्यूज़। नमस्कार। Mm-hmm.
उत्तराखंड में हिमालय की वादियों में बसा एक मंदिर, जो सिर्फ एक तीर्थ नहीं बल्कि आस्था, रहस्य और प्राकृतिक सौंदर्य का अद्भुत संगम है। ये है भगवान कार्तिकेय को समर्पित कार्तिक